नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अब आज एक बड़ी खबर आई है और खबर बड़ी इसलिए है कि दुनिया की निगाह नजर उस पर थी और खबर यूएस से निकली हुई है। खबर जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु और क्या क्या, उनके जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते थे कि नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिले, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। और नोबेल पीस प्राइज गया है जो वेनेजुएला है, वहां जो विपक्ष की नेता है, नाम है उनका मारिया कोरिना मचाडो। उन्हें यह पुरस्कार मिला है और दुनिया की निगाह इस पर थी क्योंकि काफी लंबे वक्त से एक लॉबिंग चल रही थी और खासकर सीधे सीधे जो है डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से वो इस दूसरे दौर में अपना एक मूव कर रहे हैं, तो बहुत कुछ था और निगाह नजर थी। तो एक तो ये मसला है और इसके साथ साथ अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो जम्मू कश्मीर है, वहां जो उसे राज्य का दर्जा, जो उसकी पुनर्बहाली की बात थी, वादा था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आज महत्वपूर्ण जो वहां सुनवाई थी, वहां साफ लग रहा है कि जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उसकी मंशा नहीं है। देखिए, इस वक्त जो है देश एक अलग दौर से गुजर रहा है और देश जो अलग दौर से गुजर रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां दूसरा इंजन नहीं है, उसकी हालत खस्ता है। और हालत खस्ता कैसे, आपने देख लिया पंजाब जब एक बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुआ, या जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की तबाही हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया, ऊंट के मुंह में जोरा जीरा, 1600 करोड़, 1500 करोड़। और इधर जो मांग हो रही है, उधर फिर आप लद्दाख देखिए, लद्दाख से जो वादा था, लेह लद्दाख में क्या स्थिति है, वो जो सोनम वांगचुक, जब हम ये बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की, तो कहां है अभी जो सोनम वांगचुक, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहां की जो मांगे उठा रहे थे, उनके आंदोलन में क्या कुछ हुआ देश ने देखा है। और अभी वो जेल में, और उनकी धर्मपत्नी हैरान है, परेशान है। और इधर जो जम्मू कश्मीर की जो मैं बात कर रहा था, वहां उस राज्य का जो दर्जे की बहाली की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांग लिया। तो क्या मंशा है, क्या मंतव्य है, समझ में नहीं आ पा रहा है। तो जो ये सारे मसले मुद्दे हैं, नोबेल पीस प्राइज से लेके और जो जम्मू कश्मीर को पुनः जो राज्य दर्जा बहाली तक, हम जो ये नियमित प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ रेगुलर होता है, अभय दुबे साहब, प्रोफेसर अभय दुबे साहब, सीधे चलेंगे प्रोफेसर अभय दुबे साहब के पास और समझने बूझने का प्रयास करेंगे, जो आप दर्शकों को वो एक पूरा की पूरी मीमांसा करते हैं। तो सीधे चलते हैं अभय दुबे सर के पास। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अभय दुबे साहब। प्रोफेसर, ये जो हुआ है, ट्रंप को मांगने पर भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया, यहीं से शुरुआत करूंगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी जी, देखिए, ट्रम्प जिस अंदाज में नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे थे, ऐसा लगता था कि सारी दुनिया को धमकी दे रहे हो। और उन्होंने अपने अपने राजनीतिक जो उनका पद है अमेरिका के राष्ट्रपति का, उससे निकलने वाला जो धौंस धमकी वाली राजनीति होती है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो उनके नाम की नामजदगी करे, उनकी नामजदगी करे। पाकिस्तान ने इनकी नामजदगी की भी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वेनेजुएला के विपक्षी नेता को ये पुरस्कार दिया गया। तो स्थिति ये है कि इसने नोबेल शांति कमेटी ने, जो कि स्वीडन में होती है, उसने एक तरह का संदेश दिया है। और वो संदेश ये दिया है कि जो दुनिया में उग्र दक्षिणपंथी राजनीति को समर्थन करने की नई प्रवृत्ति पैदा हुई है, जो इसके शीर्ष पर, इसकी चालक शक्ति डोनाल्ड ट्रंप में है, उसकी बात सब कोई मानने के लिए मजबूर नहीं है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति बने और 20 जनवरी को शपथ ली, तो उन्होंने एक ऐलान किया, और वो ऐसा निर्लज्ज ऐलान मैंने बहुत कम देखा। उन्होंने कहा कि मैंने इतने बिलियन डॉलर जो है रकम अलग से रख छोड़ी है, इस बिलियन डॉलर रकम से दुनिया भर में जितने भी दक्षिणपंथी नेता हैं, जो बिल्कुल अनुदार किस्म के नेता हैं, उन नेताओं की राजनीति को हम समर्थन देंगे। और उन्होंने नाम गिनाए, जो लोग सत्ता में हैं उनको तो हम मजबूत करेंगे ही, जो सत्ता में नहीं है उनको सत्ता में लाने के लिए हम रुपया खर्च करेंगे। यानी साफ तौर पे वो सारी दुनिया से ये कहते घूम रहे हैं कि सारी दुनिया पर दक्षिण पंथ का, और उनके ऐसे दक्षिण पंथ का, उस दक्षिण पंथ का नहीं जो पूंजीवाद का समर्थक होता था लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी होता था, ये ऐसा दक्षिण पंथ है जो पूंजीवाद का भी समर्थक है और लोकतंत्र के नाम पर निरंकुशता का समर्थक है। ट्रंप कहते हैं
कि हम ऐसे लोगों को सत्ता में लाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करेंगे। उनके नाम गिनाए उन्होंने कि वो आदमी देखिए सत्ता के किनारे है, लेकिन हम उसको सत्ता में ले आएंगे। इसका मतलब है कि सारी दुनिया में कह रहे हैं कि वो सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम चला रहे हैं। अमेरिका खुल के कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में। तो नोबेल कमेटी ने ट्रंप के मुंह पे ये उनको पुरस्कार न देके एक तमाचा मारा है, जिसका संदेश गया है कि सारी दुनिया ट्रंप के मातहत नहीं है। अभी भी दुनिया में वामपंथी राजनीति जीवित है, लोकोपकारी राजनीति जीवित है, और लोकतंत्र की गुणवत्ता, लोकतंत्र में जो उदारता, सहिष्णुता और असहमति की आवाज उठाने के अधिकार पर जोर दिया जाता है, वो पहलू भी अभी जीवित है। बिल्कुल। जो मारिया कोरिना मचाडो हैं, जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं, एक उनको ये मिलना, और जो जिसके लिए लड़ती नहीं कि लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही, और इसके जो पूरा का पूरा उनका 20 साल का संघर्ष। एक नोट चाहूंगा, इस पे भी आप कीजिएगा प्लीज। नहीं, देखिए, जो लैटिन अमेरिका है, जिसको हम लोग लैटिन अमेरिका तो नाम उसका नहीं था, जब उपनिवेशवादियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो उसका नाम लैटिन अमेरिका रख दिया। वो लोग तो अपने आप को अमेरिका नाम भी नहीं रखते थे, वहां के रहने वाले। तो वो लैटिन अमेरिका में जो लोकतंत्र की क्वालिटी है, तमाम देशों में हमेशा ही संदिग्ध रही है, और उसको संदिग्ध करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अमेरिका कभी चाहता ही नहीं है कि इन देशों के अंदर डेमोक्रेसी आए और पनपे, और अच्छी डेमोक्रेसी पनपे, जिसके अंदर विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का मौका मिले, गरीबों की सुनी जाए, जिसके अंदर राज्य की संस्था जो है वो वेलफेयर स्टेट के तौर पर लोकोपकारी राज्य के रूप में आगे आए। तो ऐसा अमेरिका चाहता ही नहीं है। तो जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वो पिछले 20 साल से लगातार लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बुलंद करने के लिए वहां पर संघर्ष कर रही हैं। तो मैं नोबेल कमेटी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। बिल्कुल। मैं अब सर ये भी जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जो हमारे विश्व गुरु हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर ट्रंप और माय डियर फ्रेंड कहा करते थे, उनके लिए किस तरह का संदेश? और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हमारा जो, चाहे वो रहा हो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार के बाद, जिस तरीके का उनका एक पक्ष पहलू रहा, हमको करीब 3 दर्जन के बार आसपास उन्होंने दुनिया को संदेश देने की कोशिश की, बेचते हुए हथियार हैं और बात शांति करते हैं। तो हमारे विश्व गुरु के लिए क्या संदेश में छुपा है, इसकी एक अगर आप दिलचस्प पहलू ये, विश्व गुरु खुद चाहते थे कि उनको मिल जाए नोबेल प्राइज। तो उनको इस बात को बोले कि बहुत बुरा लगा कि ट्रंप साहब उनकी प्रतियोगिता में आ गए। कह तो कुछ नहीं पाए, क्योंकि ट्रंप की हस्ती बड़ी है नरेंद्र मोदी से। और इन्होंने यही, जब तीसरी बार इन्होंने शपथ ली गठजोड़ सरकार की प्रधानमंत्री की, सबसे पहला काम ये किया कि दौड़ते हुए वहां पर यूक्रेन गए और जेलेंस्की से गले मिले, और इनके चमचों ने, यहाँ पर गोदी मीडिया ने ये प्रचार करना शुरू किया कि अब विश्व गुरु जो हैं वो युद्ध रुकवा देंगे, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। बाकायदा ये सब बातें कही जाने लगी, सोशल मीडिया पे चलने लगा। लेकिन जेलेंस्की से गले मिलने के चक्कर में ये हुआ कि रूस अनमना हो गया। दुश्मन तो नहीं हुआ भारत का, लेकिन रूस की जो पुतिन को ये बात बहुत खराब लगी कि ये क्या इन्होंने किया। दोस्त तो हम थे हिंदुस्तान के। तो इस चक्कर में इन्होंने रूस को भी, दरअसल अपना जो मुखर मित्र था रूस, उसको थोड़ा सा बिदका दिया, और उसका नतीजा ये निकला है कि रूस जो है वो अब पाकिस्तान की मदद करने की तरफ जा रहा है। एक बड़ा स्टील प्लांट, जो उस स्टील प्लांट को का पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पर रूस ने वहां देने का निर्णय लिया है। और जो पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो तो ये मानते हैं कि ये तो एक स्टेपिंग स्टोन है, ये तो एक शुरुआत होगी, रूस के साथ में एक बड़ी ट्रीटी भी पाकिस्तान निकाल सकता है। तो अगर पाकिस्तान ने रूस के साथ कोई संधि निकाल ली और उसमें रक्षा संधि वाला पहलू भी निकाल लिया, तो मैं ये कहूंगा, अभी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक हाथ में चीन है, एक हाथ में अमेरिका है। फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान के 2 हाथ नहीं, बल्कि 3 हाथ हैं पाकिस्तान के। एक हाथ में पुतिन है, एक हाथ में शी जिनपिंग है, और एक हाथ में डोनाल्ड ट्रंप है, और तीनों पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। और ये ऑपरेशन सिंदूर का फायदा पाकिस्तान को मिला है। अब सर, इसमें एक बात, एक सवाल और मेरा बनता है, चूंकि मैंने पूछा हमारे विश्व गुरु, या जो आपने उसको डिस्क्राइब किया। देखिए, जो मारिया कोरिना मचाडो हैं, इनको पुरस्कार जो मिला है, जो शांति उसके नोबेल के लिए चुनी गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर जो शांतिपूर्ण बदलाव, 20 साल का संघर्ष। तो जब हमारा जो भारत देश है और दुनिया में उस लोकतंत्र को सराहा जाता है, लेकिन अभी हम संविधान की लड़ाई लड़ना पड़ी और बहुत मोर्चे हैं। तो जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी,
बड़ा उनको जब वो विभिन्न मंचों पर यहाँ जो कमियां पेशियां गिनाते हैं, बात करते हैं, और देखिए ये तो जो लीडर है वो जाके जहां उसको पूछते हैं तो वो बताते हैं, तो उनके लिए भी कुछ उसमें समाहित देखते हैं, पाते हैं, उनकी जो अपनी देखिए, लड़ाई है मैं संविधान को बचाने। मेरा अपना आकलन तो ये है संजीव जी कि भारत के अंदर बाकायदा एक निर्वाचित निरंकुशता स्थापित हो गई है। एक सर, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो है ना भारत में स्थापित हो गई है। कहने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के आई है, कहने के लिए गठजोड़ सरकार है, इसके अंदर नीतीश कुमार भी सरकार में शामिल हैं, इसके अंदर इंडिया वो एनडीए के दूसरे घटक दल भी शामिल हैं और चंद्रबाबू नायडू भी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन मोदी का सरकार के ऊपर 100% नहीं 200% कब्जा है। इन लोगों को वो छोटी-छोटी रियायतें दे रहे हैं मोदी। जैसे चंद्रबाबू नायडू को एक रियायत दी कि उनके एक बंदे को गोवा का राज्यपाल बना दिया, तेलुगु देशम का, जो पहले 10 साल में नहीं हुआ था। मतलब इस प्रकार की मामूली सी, कोई बड़ा प्रदेश भी नहीं दिया। मामूली सी रियायतें देके ये अपना काम चला रहे हैं, कुछ मदद दे दी, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता के ऊपर पूरा कब्जा इनका है। जो हम लोग पहले समझते थे कि गठजोड़ सरकार बनेगी तो इनको पावर बांटनी पड़ेगी, सत्ता बांटनी पड़ेगी, सत्ता बांटी नहीं इन्होंने। ये उसी तरीके से सत्ता पे बैठे हुए हैं और उसका मनचाहा इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या ये है कि भाजपा और आरएसएस के अंदर, संघ के अंदर से इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि मोदी को संघ के बाहर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपनी नीतियों की विफलता के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थनीति की विफलता के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बड़े-बड़े सरकार के जो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय और जो कौशल विकास मंत्रालय, इन मंत्रालयों का जो कबाड़ा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनको भाजपा के ऊपर कब्जा नहीं करने दे रहा है। अगर नहीं होता तो अभी 10 मिनट में उन्होंने भाजपा का अध्यक्ष घोषित कर दिया होता। वो क्या सब नहीं बात है। कर पा रहे हैं। तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए मुरझाए हुए हैं। लेकिन है कुल मिलाकर भारत में इस वक़्त सरकार का जो किरदार है, वो सरकार का किरदार निर्वाचित निरंकुशता वाला ही है, जिनके खिलाफ वो मचाडो संघर्ष कर रही हैं 20 साल से। और राहुल गांधी की भी वही भूमिका है इस देश के अंदर। राहुल बहुत गांधी सुंदर। का पूरा तरीका देखिए राजनीति करने का, तरीका यही है कि वो लोकतांत्रिक वोटर अधिकार की यात्रा क्या थी? लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष की बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो जी, वो जी। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा क्या थी कि भाई अल्पसंख्यकों के लिए मोहब्बत की हम दुकान खोलते हैं, तो अल्पसंख्यकों को पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए राजनीति में, इसके लिए संघर्ष की शुरुआत थी, संघर्ष था वो। तो राहुल गांधी भी एक तरह से भारत के मचाडो ही हैं। बहुत सुंदर बात। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, हाँ, बहुत अच्छी बात कही। अभय सर, 2-3 चीज़ें हिंदुस्तान में लगातार चल रही हैं, आप तो 7 समंदर पार हैं। एक तो आप जो ये बात कहीं इच्छा है जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल मैन या जो हुँ, विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वाले, सोनम वांगचुक, हुँ, मैग्सेसे पुरस्कार, दुनिया के क्या-क्या नहीं है उनके पास। कैसे उस जिस तरीके से उन्हें कंट्रोवर्शियल किया गया। एक और अभी कुछ देर पहले यहाँ हिंदुस्तान में हुआ है सर, कि अफ़गानिस्तान और भारत ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुँ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वनि ये निकली, वो मोदी सरकार के विदेश मंत्री वहां साथ में थे एस जयशंकर, हुँ, जिन्होंने ये कहा कि आधी आबादी को हमें उसके लिए लाए हैं वो, कि हम आधी आबादी को टिकट्स देंगे और इस तरीके से आरक्षण मिलेगा और ये मिलेगा। वहां प्रेस को घुसने नहीं दिए गए। हुँ। दोनों पर आपके छोटे-छोटे नोट, क्योंकि वो सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी बेहद परेशान है, ना उनका कुछ आज तक वो नोट मिल पाया, ना आज तक वो न्यायिक जांच शुरू हो पाई, कुछ नहीं हो पाया। और जो हालात वहां लद्दाख के हैं, क्या है? सब पर एक नोट सर आपका। देखिए, लद्दाख में जो हो रहा है, आप उसको जोड़िए जो अदालत में चल रहा है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले सवाल जी के हाँ, साथ। जी हाँ। उसमें भी आज वो भी है, मैं हाँ, उस पे आप सवाल देखिए, करने हाँ, वाला था। मैं इसको जोड़ देता हूँ इसके साथ में। जी, प्लीज़, प्लीज़, महत्वपूर्ण प्लीज़। इसलिए है कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तुषार में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से समय माँगा कि भई हमें सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए समय चाहिए। 4 तो सप्ताह का समय मांगा है सर। आप सोचिए ये सरकार के पास जवाब तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल। सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार का कश्मीर के बारे में क्या स्टैंड है? क्या सरकार का स्टैंड बदल गया है? सरकार ने जो धारा 370 का जो 35 ए खत्म किया था अमित शाह ने संसद में, उस वक़्त अमित शाह ने पूरे देश को कुछ आश्वासन दिए थे ना। उन आश्वासनों से क्या सरकार फिर फिरने जा रही है? क्या सरकार उन आश्वासनों से पलटने जा रही है? ये क्या तुषार मेहता क्या जवाब देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि उनके सामने दिक्कत क्या है कि अगर लद्दाख को उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, जैसे कि मांग चल रही थी, जो उनको वायदा किया गया था, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसके लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा और ज्यादा बुलंद हो जाएगा संघर्ष, वो एक जन आंदोलन में बदल जाएगा।
इसलिए सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन की मांग इन्होंने नहीं मानी और उस आंदोलन को विफलता हुई, नौजवानों में निराशा हुई, तो वहां पर हिंसा हो गई, भाजपा के दफ्तर को जला के राख कर दिया गया, 4 लोग पुलिस की गोली से मारे भी गए। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। दिक्कत की बात यह है कि जब आप राजनीति के सफल मुकाम पे होते हैं, तो आपकी सफलता जो होती है और आपकी जीत जो होती है वो स्नोबॉल होती है, जीत लगातार बढ़ती चली जाती है। आप एक बात कहते हैं, नैरेटिव अपने आप बन जाता है, जनता उसे स्वीकार कर लेती है। जब आप विफलता के मुकाम पर खड़े होते हैं, तो आपको विफलता भी आपकी स्नोबॉल होती है। जिस वक्त अमित शाह संसद में खड़े होकर धारा 370 का 35 खत्म कर रहे थे, उस वक्त मोदी सरकार अपनी सफलता के 2019 का चुनाव जीत चुकी थी, अपनी सफलता के सबसे बड़े मुकाम पे थी, चरम मुकाम पे थी। ठीक है, वो जमाना जा चुका है, वो चीज बिल्कुल। इतिहास बन चुकी है। कश्मीर नीति बिल्कुल। फ्लॉप हो चुकी है। ना तो वहां पे कोई विकास हो रहा है, ना वहां पर कश्मीरी पंडितों को कोई का पुनर्वास हो रहा है, और न ही आप कश्मीर से किए गए, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू से किए गए अपने वायदों को पूरा कर पा रहे हैं, और न ही आप आतंकवाद से छुटकारा दिला पाए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब लद्दाख को अलग किया गया था उससे, तो सोनम वांगचुक ने सरकार को बधाई दी थी, मोदी जी की तारीफ की थी, जी। लेकिन साथ में उन्होंने चेतावनी भी दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की भावना यहां बन रही है कि शायद ये जो किया गया है वो लद्दाख के जो प्राकृतिक संसाधन है, समृद्ध है लद्दाख इस मामले में, उसके कारपोरेट दोहन के लिए किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा था। तो फिर आप देखिए ना, जो चेतावनियां सोनम वांगचुक ने की थी, वो सब चेतावनियां सही साबित हो रही हैं। बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल करना चाहूंगा। मुझे वो भी याद है आपने जो कहा, जो उरूस की बात की एनडीए की, या जो हमने देखा था ओहरा मोदी या शाह का, और वो भी देखा कि जब फेंक के मारा गया वो बिल, वो भी बॉल्स उड़ाई गई थी, वो भी एक। मैं अंतिम सवाल ये करूंगा, देखिए जब आपका पतन की शुरुआत होती है तो बहुत सारी चीजें होती है। बिहार का चुनाव बिल्कुल अब चरम पर पकड़ने लगा है, वहां चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, हमने कल भी बात की थी, और अभी भी खबर यह आई है अभय सर कि वहां जो एनडीए के धड़े टूटने लगे। ये क्या संकेत, कैसे माने? इस पे अंतिम नोट करके खत्म करूंगा। आखिर वहां पे क्या है कि जब बिहार के चुनाव, कल हम लोगों ने चर्चा की थी इस पे, जब शुरू में सुगबुगाहट शुरू हुई थी चुनाव के, तो एनडीए आगे था। कल मैंने मेरे ख्याल से यही कहा था। अब जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम का विकास हुआ है और कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, वोट चोरी के नारे के जरिए, तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए वहां पर राजनीति को बदला है, वहां के माहौल को बदला है, तो और प्रशांत किशोर ने बड़े ही रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेतृत्व पर जबरदस्त हमला बोला है। ये खास बात है, तेजस्वी यादव ने हमला नहीं बोला। तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के। ये हमला उनकी तरफ से भी आ सकता था, क्योंकि ये सारे तथ्य ऐसे नहीं है कि केवल प्रशांत किशोर को पता हो। सब लोग जानते हैं दिलीप जायसवाल के ऊपर हत्या का मुकदमा है, सब लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी का किरदार क्या है, सब लोग जानते हैं कि अशोक चौधरी ने क्या क्या गड़बड़ कर रखी है, लेकिन उन्होंने नहीं किया हमला किया प्रशांत किशोर ने हमला किया। और प्रशांत किशोर ने हमला किया, तो मुझे ख्याल से अगर तेजस्वी हमला करते तो शायद उतना उसका असर नहीं होता। प्रशांत किशोर के हमला करने से पूरा का पूरा एनडीए का नेतृत्व जो है वो सकपका गया, जवाब नहीं दे पाया, और एनडीए के ही घटक दलों को लगा कि यही मौका है कि जब हम सबसे ज्यादा सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया। सब लोग अपनी अपनी सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एनडीए के अंदर एक तरह की प्रलय हो जाएगी, बड़ी मुश्किल लग रही है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अंततः वो लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। अब वो समय, इतना समय नहीं रह गया है कि वो पाला बदल पाए, उस तरह की राजनीति अभी नहीं है। रहना उन्हें वही होगा। चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, चुनाव के बाद तो नीतीश भी कुछ भी कर सकते हैं, अभी वो वहीं रहेंगे। लेकिन इससे एनडीए के घटक दलों के बीच में, खासतौर से भाजपा के खिलाफ काफी एक्रीमनी, भाजपा के खिलाफ काफी क्षोभ पैदा होगा, और उस क्षोभ से वोटों का जो आपसी स्थानांतरण होता है, मतलब है वो, उस स्थानांतरण में समस्याएं पैदा होंगी। इसका लाभ महागठबंधन को प्राप्त होगा। जी जी, अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में जो रेगुलर हमारे दर्शकों को कहते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, शुक्रिया। मित्रों, आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब को। हमने पूरी बातें नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर बिहार चुनाव तक। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा। हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो, जो हम अंत में कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद,
नमस्कार।